हेलो। यस सर। इंक्रीमेंटल Yes, रेवेन्यू sir. से एक लेवल से दूसरे लेवल के सेल्स का जो अमाउंट इंक्रीमेंट हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसे हम इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। डिफरेंशियल कॉस्ट मतलब जो भी एक लेवल से दूसरे लेवल पे आप जब जाओगे तो जो टोटल कॉस्ट का डिफरेंस आ रहा है, तो जनरली ये टोटल कॉस्ट का डिफरेंस वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस ही होता है। और कई बार फिक्स कॉस्ट भी चेंज होती है कुछ आउटपुट लेवल पर, कुछ कैपेसिटी लेवल पर, कि 50% कैपेसिटी तक फिक्स कॉस्ट जो थी वो 15,000 थी, पर अगर 50% को एक्सीड करोगे तो फिक्स कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी सपोज। तो फिक्स कॉस्ट जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, और जरूरी नहीं है कि डिफरेंशियल कॉस्ट के जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो सेम हो, ऐसे इंक्रीमेंटल रेवेन्यू के जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो सेम हो, हर बार इतना ही सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रही है, ये जरूरी नहीं है। हमने जो एग्जांपल बनाया है वो जल्दी से समझने के लिए कि इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और डिफरेंशियल कॉस्ट क्या है, कि एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाने के लिए सेल्स का जो चेंज आता है वो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। एक लेवल से दूसरे लेवल पे आउटपुट का जो प्रोडक्ट, जो भी यूनिट प्रोड्यूस करके सेल करते हो, आउटपुट लेवल चेंज होता है, तो उसमें जो टोटल कॉस्ट का डिफरेंस आता है वो डिफरेंशियल कॉस्ट। तो यहाँ पर आ जाओ अब आपके नोट्स। सर ये फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा सेम ही रहेगी ना? फिक्स कॉस्ट में भी बेटा चेंजेस होते हैं। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि आपका ना सपोज फैक्ट्री का रेंट है, वो है 1 लाख रुपीज पर मंथ। अब अगर आपकी फैक्ट्री में एक महीने में उसकी कैपेसिटी है कि वो 10,000 यूनिट बना के वो फैक्ट्री प्रोड्यूस कर सकती है, इतनी जगह इतनी मशीनरी वगैरह ही लग सकती हैं आपके पास फैक्ट्री में जिससे 10,000 यूनिट बन जाए एक महीने में। तो मशीनें भी उसके अकॉर्डिंग लगी हुई हैं और आपकी फैक्ट्री के साइज भी उसी के अकॉर्डिंग है, तो आपने 1 लाख रुपए वो फैक्ट्री रेंट पे ले रखी है। और मान लो किसी महीने में आपको 10,000 से ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ रही है, मार्केट डिमांड ज्यादा है आपके प्रोडक्ट, तो आप क्या उसी फैक्ट्री में 1 लाख रुपए जो आप जिसका रेंट पे कर रहे हो, जिसमें 10,000 यूनिट मैक्सिमम आप बना के बेच सकते हो, क्या उसी फैक्ट्री में आप और यूनिट बना सकते हो एक महीने में? बोलो। यस सर। बना सकते हैं। अगर फैक्ट्री की कैपेसिटी 10,000 यूनिट बनाने की है एक 1 मंथ में, नो सर, नहीं बना सकते। कैपेसिटी मतलब आपके पास स्पेस इतना है, फैक्ट्री का जो मशीन वगैरह उस फैक्ट्री में जो लगी हुई है उसकी वर्किंग कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये 10,000 यूनिट मैक्सिमम प्रोडक्शन है जो आप एक महीने में कर सकते हो। ये मैक्सिमम 100% कैपेसिटी है फैक्ट्री। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर कम फैक्ट्री जो है वो मोर देन 100% पे वर्क करना चाहे, 10,000 यूनिट से ज्यादा बना के बेचना चाहे, तो क्या वो फिक्स कॉस्ट मतलब उसी रेंट में 1 लाख रुपए के रेंट में 10,000 यूनिट और 10,000 से ज्यादा यूनिट बन सकती हैं? या हो सकता है ना नो सर। और भी स्पेस हायर करना पड़े, और स्पेस लेना पड़े, उसके लिए अलग से रेंट पे करना पड़े। तो जनरली, जनरली बोल रहा हूँ बट नॉट ऑलवेज, जनरली 100% कैपेसिटी तक फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। पर 100% कैपेसिटी तक में भी बीच में फिक्स कॉस्ट कोई ना कोई बढ़ा सकते हैं, कि 50% प्रोडक्शन कैपेसिटी पर आपकी फिक्स कॉस्ट फिक्स थी, उसके बाद हर एक 10% कैपेसिटी इंक्रीज करने पर आपका फिक्स कॉस्ट का पैसा भी खर्च बढ़ रहा था। ये पॉसिबल है। जनरली 100% कैपेसिटी तक फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती, पर उसके बावजूद भी 100% के बीच में भी फिक्स कॉस्ट चेंज हो सकती है। अभी फिलहाल इसकी इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। अभी आप ये देखो, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल में जो सेल्स हो रही है, सेल्स का जो चेंज हो रहा है उसको इंक्रीमेंटल रेवेन्यू बोलते हैं, अगर वो जब तक इंक्रीज हो रही है। और डिफरेंशियल कॉस्ट मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल में जो टोटल कॉस्ट में डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंशियल कॉस्ट। अब तुम्हारे नोट्स में चल जाओ, कहाँ है नोट्स? पेज नंबर, इसमें से पढ़ना है अपन को इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और डिफरेंशियल कॉस्ट ना, जल्दी आ जाओ। मार्जिनल कॉस्ट हो गया, ये डिफरेंशियल कॉस्ट था बस। द चेंज इन द कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी, द चेंज इन द कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी। इस लाइन से ही सारी बात क्लियर हुई है नहीं? यस सर। लेवल ऑफ एक्टिविटी मतलब, लेवल ऑफ एक्टिविटी मतलब कैपेसिटी।
प्रोडक्शन जो हमने यस सर, प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो लेवल, करेक्ट, प्रोडक्शन लेवल जो हमने कैपेसिटी लिखा था 50% कैपेसिटी पर इतनी यूनिट बन रही है। तो जैसे जैसे वो चेंज करते जाओगे तो आपकी जो टोटल कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है उसको डिफरेंशियल कॉस्ट बोलते हैं, और पैटर्न और मेथड ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज डिफरेंशियल कॉस्ट। इफ द चेंज इंक्रीजेज द कॉस्ट इट विल बी कॉल्ड इंक्रीमेंटल कॉस्ट। मतलब कि जैसे यहाँ पर अभी आपका जो कॉस्ट था टोटल कॉस्ट, वो टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा था हर बार, तो ये जो डिफरेंशियल कॉस्ट है ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। पर अगर मान लो कि कोई कॉस्ट आपकी जैसे था 25 से 27 बढ़ गया 2000, 27 से 29 बढ़ गया 2000, 29 से 26 हो गया तो 3000 कम हो गया, तो ये जो डिफरेंशियल कॉस्ट है वो डिक्रीमेंटल कॉस्ट मानी जाएगी। आई क्या बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आगे क्या दे रखा है? if there is decrease in cost resulting from the decrease in output, the difference is known as decremental cost। ये रहा। तो क्या इंक्रीमेंटल कॉस्ट, डिक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, ये चीजें समझ में आई क्या? यस सर। संक कॉस्ट दे रखा है बच्चों। संक कॉस्ट एक सिंपल से एग्जांपल याद रखना गिवन बर। अगर मान लो कि आपने कोई प्लांट लगा रखा है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का, अब वो प्रोडक्ट आउट ऑफ ट्रेंड हो गया अचानक, या फिर गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया, बना के बेचने से बैन कर दी, वो प्रोडक्ट अब नहीं बन सकता। ये इररिकवरेबल में दो आर होते ना, तो बैंक ने वो प्रोडक्ट बनाने से बैन कर दिया, वो प्रोडक्ट नहीं बन सकता। तो जो भी प्लांट था आपके पास जो अब अबेंडेंट कहलाए, क्यों? क्योंकि आप जो भी प्रोडक्ट वो बनाता था प्लांट, अब वो प्लांट में वो प्रोडक्ट बन नहीं सकता, वो प्रोडक्ट बैन है ऑल ओवर इंडिया। तो वो आपका जो प्लांट लगा हुआ होगा ना जिसमें मशीनरी वगैरह लगी हुई होंगी या कोई भी इक्विपमेंट्स वगैरह लगे होंगे, तो ऑलमोस्ट वो आपके काम का नहीं, आपके लिए अब पूरा प्लांट का प्लांट बेकार हो गया। तो जो पैसा आपका इन चीजों की वजह से डूब जाता है उसको हम बोलते हैं संक कॉस्ट। अब देखो जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया, संक कॉस्ट इज इरिकवरेबल कॉस्ट। मतलब पैसा लगा हुआ है उन प्लांट पे, मान लो प्लांट बनाने में 2 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे, अचानक वो प्लांट जो प्रोडक्ट बनाता था वो प्रोडक्ट बैन हो गया, अब वो प्लांट कोई काम का नहीं रहा, 2 करोड़ रुपए आपके डूब गए। तो आप बोलोगे सर अब कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना? हाँ मिलेगा, एज ए स्क्रैप मिलेगा। जैसे एक मोटरसाइकिल नई आपने परचेज की, तो जब वो पुरानी हो जाती है तो जो उसकी वैल्यू मिलती है बिल्कुल मतलब एज ए स्क्रैप, तो वो प्लांट भी चाहे उसमें मशीनें नहीं हो पर वो किसी के काम की नहीं है तो एज ए स्क्रैप। तो a sunk cost is an irrecoverable cost and is caused by complete abandonment of a plant। आपने प्लांट का कंप्लीट अबेंडन मतलब प्लांट ही बंद हो गया। इट इज द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द अबेंडेंट प्लांट लेस इट्स सैल्वेज वैल्यू। यहाँ पर ये जो बात बोली ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने बोला कि संक कॉस्ट का एग्जैक्टली अमाउंट क्या है। जैसे मैंने कहा कि प्लांट आपने बनाने में कितना पैसा खर्च किया, सपोज एक एग्जांपल दे रहे हैं ना अपन कि प्लांट बनाने में कितना पैसा खर्च किया, प्लांट बनाने में कितना पैसा खर्च किया? अरे 1 करोड़ रुपए। 2 करोड़, 2 करोड़। अब मान लो ये प्लांट आज की डेट में नहीं लगाया आपने, प्लांट लगाया था आपने 5 years बैक, और प्लांट की लाइफ थी सपोज 50 years। तो आपने जो प्लांट लगाने के लिए ₹2 करोड़ खर्च किए 5 साल पहले, 50 साल के लिए, तो 5 साल उसको यूज भी तो किया आपने उस प्लांट को, बोलो? Yes, sir. तो उसका डेप्रिसिएशन भी तो लगेगा 5 साल का। Yes. तो जो भी उसका डेप्रिसिएशन लग चुका है, सपोज उस पर लग चुका है डेप्रिसिएशन 20 लाख रुपए मान लो, तो उसकी WDV ऑन द डेट ऑफ ऑन द डेट ऑफ अबेंडनमेंट ऑफ प्लांट जिस दिन प्लांट अबेंडन अबेंड हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा,
उसकी वैल्यू कितनी बची थी प्लांट की? 1,80,00,000। 1 करोड़। सर अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ संक कॉस्ट क्या है, 2 करोड़ रुपए है या 1,80,00,000 है, या फिर एक जो नहीं बेटा, अभी तो 1,80,00,000 है। अगर मान लो कि जो प्लांट है एज ए सेल्वेज वैल्यू, इसकी कोई सेल्वेज वैल्यू है, स्क्रैप में भी दे दोगे ये प्लांट, तो भी आपको मशीनों के कोई भी 10 लाख रुपए तो दे ही देगा। संक कॉस्ट आपको क्या होगा इस सिचुएशन में? 1,70,000। 1,70,00,000। 1 करोड़। 1,70,000। तो 1,70,00,000, तो इसलिए उन्होंने बोला कि WDV ऑन द डेट ऑफ अमेंडमेंट ऑफ प्लांट माइनस सेल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू ऑफ द प्लांट, वो कर दो तो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? सम कॉस्ट आ जाएगा। आई के बात समझ में? यस सर। यस सर। डूब गया सही मायने में। तो WDV ऑन द डेट ऑफ abandonment of the plant minus salvage value is equals to sunk cost, that is rupees 1,70,00,000। ये है हमारा इसका एग्जाम्पल। कोई कुछ बोल रहा था क्या बीच में? कोई कुछ कह रहा था क्या? इसको बाद में एडजस्ट करके दे दूंगा तुम्हें ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम क्या दे रखी है? इसके बाद इसी में दे रखा है सच कॉस्ट आर नॉट रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड कोई कॉस्ट नहीं है, एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय इंक्रीज और डिक्रीज इन वॉल्यूम। अगर कोई प्रोडक्ट आप ज्यादा बना रहे हो या कम बना रहे हो, तो इसमें ये संक कॉस्ट, अगर मान लो कोई भी प्लांट आपका संक कॉस्ट में चला गया, तो उसका प्रोडक्ट की कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान हो गया तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ा दोगे तो मार्केट में बिकेगा ही नहीं और नुकसान होंगे। Thus, expenditure which have taken place and is irrecoverable in a situation is treated as sunk cost. For taking managerial decision with future implication, a sunk cost is an irrelevant cost. आगे दे रखा है if a decision has to be made for replacing the existing plant, the book value of the plant less salvage value, if any, will be sunk cost। पहले ही पढ़ लिया, and will be irrecoverable cost। ये बार बार रिपीट करते हैं ये, तो तुम्हें इसमें से भी अगर कुछ वो करना हो सॉर्टिंग तो कर लेना। तो बच्चों आज के लिए फिर इतना ही है। इम्प्यूटेड और नॉशनल कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है, फिर अवॉइडेबल अनअवॉइडेबल के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो ये इस तरीके से खत्म हो जाएगा। कल खत्म हो जाएगा क्लासिफिकेशन, और फिर कोशिश करेंगे मेथड्स वगैरह स्टार्ट कर ले। थोड़ा थ्योरी पढ़ने में टाइम लगेगा और थोड़ा सा थ्योरी होता बोर है, पर ठीक है करना पड़ेगा। ठीक है, कोशिश करता हूँ आज लेट इवनिंग तक ये शीट देने की, तो आप एक बार जितना पढ़ लिया उसमें से रफली एक बार रीड कर लेना, बाकी कल पढ़ते हैं। चलो बाय। सर एक बार आप परसों का लेक्चर भेज सकते हो क्या? डेट क्या था? 4? फोर्थ। अच्छा, मैंने भेजा नहीं है ऐसा। नो सर, आपने भेजा नहीं। ठीक है, ठीक है, भेजता हूँ। सर हाँ बोलो पायल, ओके सर। बोलो। सर सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूट में क्या डिफरेंस होता है? सेलिंग तो मतलब जो गुड्स को सेल करने के लिए पैसा खर्च किया जाता है। जैसे मान लो कि गुड्स को सेल करने के लिए एडवर्टीजमेंट करना पड़ा, तो वो सेलिंग का पार्ट है। और गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब डिलीवर करना, उससे रिलेटेड एक्सपेंस वो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। अगर मैं कहूँ कि आपने प्रमोशन किया गुड्स को सेल करने के लिए, एडवर्टीजमेंट किया, तो ये तो सेल से रिलेटेड एक्सपेंस माना जाता है। यहाँ भी कोई सेल्समैन है, उसको आप सैलरी दे रहे हो या कोई कमीशन दे रहे हो, वो सेल से रिलेटेड एक्सपेंस है। और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आप डिलीवर करने से रिलेटेड अगर कोई पैसा खर्च करके बैठे हो, तो जैसे वेयर हाउसिंग करना, कहीं पे आपने रखा उस प्रोडक्ट को, वेयर हाउस किया, तो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। या कोई डिलीवरी बॉय हायर किया, उसको सैलरी दी, या डिलीवरी व्हीकल जो है उसकी मेंटेनेंस की, वो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। तो दोनों अलग अलग हैं, बस उसको यहाँ पे कंबाइन कर रखा होता है।
अगर अलग अलग पूछे तो अलग अलग आंसर दे सकते हो। जैसे आपने कल क्वेश्चन दिया था ना, उसमें अलग अलग था। हाँ, और भी क्वेश्चन दूंगा, अभी चीजें देखना, अभी तुम लोग, मैं तभी कह रहा हूँ अपनी तरफ से भी चीजों को करते रहो। चलो कल बात करेंगे, अब कल बात सर करेंगे। एक मिनट, एक कुछ नहीं सर, बैड डेप्ट है ना सर, उसने सैलरी मतलब टोटल कॉस्ट के अंदर इंक्लूड कर दिया था सर, आपने जब 2016 के दो आंसर भेजे थे ना उसमें, कौन सा? जब 2016 के दो क्वेश्चन नहीं भेजे थे क्या सर आपने, वो 2000 वो वाले हाँ सर, हाँ, उसके तो अंदर मैंने सर बैड बताया तो डेप्ट है था, ना सर इंक्लूड। मैंने तुम्हें बताया तो था कि ये लोग, इनका प्रैक्टिस जो है दोनों फॉलो कर रहे हैं ये लोग। किसी में बैड डेब्ट ले लेते हैं, किसी में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में बैड डेब्ट नहीं लेते, तो तुम मत लेना, मना किया था ना मैंने। तो हमने नहीं लिया था सर, आंसर अगर फर्क आएगा तो सर अरे वो पेपर में वो। ऐसा कुछ नहीं फर्क आएगा, अजम्पशन लिख के आना कि वी हैव अज्यूम्ड दैट बैड डेब्ट जो है, मुझे ये बताओ, चलो छोड़ो, बैड डेब्ट जो है गुड्स को प्रोड्यूस करते वक्त तुम्हें पता पड़ता है या गुड्स को सेल करने के बाद? सेल करने के बाद। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में बैड डेब्ट वाला पार्ट कैसे आना चाहिए? आना ही नहीं चाहिए सर। आना ही नहीं चाहिए, तो तुम भी ये लिख के आना। तो ये लोग लिख देते हैं, अभी सेकंड ईयर की कॉस्ट पढ़ोगे उसमें कुछ अजम्पशन है, तुम्हारी सीएमए की कॉस्ट पढ़ोगे इंटर में तो उसमें कुछ अजम्पशन है, फाउंडेशन में तुम अजम्पशन लिख देना कि बैड डेब्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट नहीं। ठीक है, ठीक है सर। आंसर चेंज आ रहा है, आने दो, अजम्पशन लिख के आना। चलो कल मिलते हैं, बाय।